अब जैसे मान लीजिए कि तारा और सितारा ने मिलकर एक ज़मीन खरीदी, तो ये पार्टनर नहीं कहलाएंगे, ये जॉइंट ओनर कहलाएंगे उस ज़मीन के, पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। लेकिन हाँ, अगर तारा और सितारा ने मिलकर कोई ज़मीन खरीदी है और उसको वो बेच देते हैं, फिर से कोई ज़मीन खरीद लेते हैं, फिर वो बेच देते हैं, यानी अगर वो उसी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर कंसिडर्ड एज ए पार्टनर। अदरवाइज हाय बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोगों के स्कूल्स में भी चैप्टर नंबर 2 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया होगा और आप लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा। जस्ट इन केस अगर ये चैप्टर आपका छूट गया है या फिर आप रिवाइज करना चाहते हैं इसको, तो चलिए साथ में पढ़ लेते हैं। आपको बस करना यही होगा कि टेक्स्ट बुक्स को निकाल लीजिए, एक पेपर पेन निकाल लीजिए, साथ साथ जो अच्छी बातें लगे उसको आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ जी, तो सोल प्रोप्राइटर पढ़ने के बाद आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि सोल प्रोप्राइटर में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि उसके पास लिमिटेड स्किल्स होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, उसके पास कई बार लीडरशिप की क्वालिटी नहीं होती, बिजनेस की कंटिन्यूटी नहीं होती। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने के लिए पार्टनरशिप की जाती है। तो पार्टनरशिप में बेसिकली क्या होता है, जैसे सोल प्रोप्राइटर में कम पैसा लगा होता है तो पार्टनरशिप में ज़्यादा पैसा आ जाता है। सोल प्रोप्राइटर में कोई एक आदमी का दिमाग चल रहा होता है तो पार्टनरशिप में कई सारे लोगों का दिमाग चल रहा होता है। जो प्रॉब्लम सोल प्रोप्राइटर के साथ होती हैं, कहीं ना कहीं उन प्रॉब्लम्स को हम पार्टनरशिप में भी रिजॉल्व कर सकते हैं। पार्टनरशिप इज एन एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पीपल हु जॉइन टुगेदर फॉर अ कॉमन बिजनेस पर्पस एंड हु अग्रीड टू शेयर देयर प्रॉफिट एंड लॉस टू ईच अदर। अब पढ़ लेते हैं पार्टनरशिप के फीचर्स। तो पहला पॉइंट जो है वो है फॉर्मेशन ऑफ पार्टनरशिप। में भी हो सकता है आपकी बुक में वो फॉर्मेशन हो। तो देखो, पार्टनरशिप काइंड ऑफ बिजनेस को फॉर्म करना कोई बहुत डिफिकल्ट काम नहीं होता। बस 2 पार्टनर्स हो जिनका कॉमन पर्पस हो और एक लॉफुल बिजनेस कर रहे हो तो ये पार्टनरशिप को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए ओरल अग्रीमेंट से भी इसको स्टार्ट किया जा सकता है और इसको रिटन अग्रीमेंट से भी किया जा सकता है। ऑल्दो ये कहा जाता है कि पार्टनर्स को रिटन अग्रीमेंट ही करना चाहिए ताकि फ्यूचर में आने वाली प्रॉब्लम्स को वो रिजॉल्व कर सकें। ठीक है, तो फॉर्मेशन बेसिकली क्या है, बस 2 और मोर पीपल इकट्ठे हो जाएं और साथ में कॉमन बिजनेस पर्पस के लिए वो बिजनेस एक्टिविटीज़ परफॉर्म करें। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि तारा और सितारा ने मिलकर एक ज़मीन खरीदी, तो ये पार्टनर नहीं कहलाएंगे, ये जॉइंट ओनर कहलाएंगे उस ज़मीन के, पार्टनर्स नहीं कहलाएंगे। लेकिन हाँ, अगर तारा और सितारा ने मिलकर कोई ज़मीन खरीदी है और उसको वो बेच देते हैं, फिर से कोई ज़मीन खरीद लेते हैं, फिर वो बेच देते हैं, यानी अगर वो उसी बिजनेस एक्टिविटी को परफॉर्म कर रहे हैं तो दैट मीन्स दे आर कंसिडर्ड एज ए पार्टनर। अदरवाइज वो पार्टनर्स की कैटेगरी में नहीं फॉल करेंगे, वो जॉइंट ओनर होंगे उस लैंड के। सेकेंड पॉइंट इज नंबर्स ऑफ पार्टनर्स। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि पार्टनरशिप में नंबर ऑफ पीपल कितने हो सकते हैं। तो ऐसा हमें पता है कि मिनिमम 2 लोग तो होने ही चाहिए, लेकिन अभी जो है 2014 रूल नंबर 10 के हिसाब से मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कैन बी 50, यानी 50 लोगों से ज़्यादा पार्टनरशिप फर्म में लोग नहीं हो सकते। थर्ड पॉइंट इज लाइबिलिटी। तो पार्टनरशिप में भी जो लाइबिलिटी होती है सोल प्रोप्राइटर की तरह अनलिमिटेड होती है। जैसे सोल प्रोप्राइटर के केस में भी हमने ये समझा था कि अगर एक सोल प्रोप्राइटर ने कोई लोन लिया है बिजनेस के लिए और उसका बिजनेस उस कंडीशन में नहीं है कि वो सारा बिजनेस का लोन का पे ऑफ कर पाए, उस पूरे बिजनेस के लोन को पे ऑफ करने के लिए सोल प्रोप्राइटर को अपनी पर्सनल एसेट्स भी बेचनी पड़ती हैं। सिमिलरली पार्टनरशिप में भी ऐसे ही होता है कि अगर बिजनेस इस पोजीशन में नहीं है कि वो लोन का पे ऑफ कर सके तो पार्टनर्स को मिलकर अपनी एसेट्स बेचकर उस लोन का पे ऑफ करना पड़ता है। अब जैसे ए और बी 2 पार्टनर हैं, उन लोगों ने मिलकर 50 लाख रुपए बिजनेस के लिए लोन लिया है। ठीक है, अब बिजनेस को कुछ लॉस हो गया, अब बिजनेस की सारी एसेट्स बेच दी गई और एसेट्स बेचने के बाद 30 लाख रुपीज़ का जो लोन है वो पे ऑफ हो गया है उस बिजनेस की एसेट्स को बेचकर। तो बचा हुआ जो 20 लाख रुपया है, 20 लाख रुपीज़ है, वो उन दोनों को मिलकर पे करना पड़ेगा या कोई एक भी जना पे कर सकता है। तो यहाँ पर जॉइंटली और इंडिविजुअली दोनों को मिलकर अपनी पर्सनल एसेट्स बेच करके उस लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर भी जो उनकी लाइबिलिटी होती है वो अनलिमिटेड होती है। बात समझ में आ गई? इसके बाद थर्ड पॉइंट है रिस्क बेयरिंग। हमने सोल प्रोप्राइटर में ये पढ़ा था कि सोल प्रोप्राइटर में जो रिस्क होती है वो 100% सोल प्रोप्राइटर की ही रहती है। बेचारे अकेले को सोल प्रोप्राइटर को ही सारी रिस्क बेयर करनी पड़ती है। बट यहाँ पार्टनरशिप के केस में हम अपने रिस्क को ना डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर ना पार्टनर्स पहले ही अग्रीड रेशो में डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कितनी रिस्क को बेयर करेगा, है ना। वो एक पार्टनरशिप करते समय एक अग्रीमेंट कर लेते हैं जिसमें वो पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि कौन कितना रिस्क को बेयर करेगा, है ना। तो रिस्क बेयरिंग जो होती है वो शेयर्ड हो जाती है। यहाँ पर डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल, यहाँ पर भी बेसिकली क्या है, पार्टनर्स पहले क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग को आपस में डिवाइड कर लेते हैं। जस्ट इन केस A, B, C 3 पार्टनर हैं, A की एफिशिएंसी फाइनेंस को हैंडल करने की है,
बी की एफिशिएंसी डे टू डे ऑपरेशंस को बहुत स्मूथली हैंडल करने की है और सी की एफिशिएंसी जो है सेल्स की बहुत अच्छी है। तो यहाँ पर वो लोग आपस में डिसाइड कर लेंगे कि जिसकी एफिशिएंसी सेल्स की है वो सेल्स वाला डिवीज़न पूरा संभाल लेगा, जो फाइनेंस को प्रॉपर हैंडल कर सकता है वो फाइनेंस को संभाल लेगा, और जो डे टू डे ऑपरेशंस को ईजिली मेंटेन कर सकता है डे टू डे ऑपरेशंस को मेंटेन कर लेगा। तो यहाँ बेसिकली ये लोग क्या करते हैं, आपस में डिसीजन मेकिंग और कंट्रोल को डिवाइड कर लेते हैं अपनी एफिशिएंसी के हिसाब से। सिक्स्थ पॉइंट इज म्यूचुअल एजेंसी। अब देखो म्यूचुअल एजेंसी बेसिकली क्या होता है। म्यूचुअल एजेंसी का मतलब वो रिलेशनशिप होता है जिसकी वजह से पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं, यानी वो बॉन्ड है जिसकी वजह से पार्टनर्स एक दूसरे से बंध जाते हैं। अब जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ए बी सी 3 पार्टनर्स हैं। ए सेल्स देखते हैं, मतलब एक जो है वो सेल्स में एक्सपर्ट है, तो दोनों पार्टनर्स ने बी और सी ने मिलकर उनको सेल्स के सारे राइट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब उस केस में, जिस केस में ए सेल्स देख रहे हैं, ए ने अगर कोई ऑर्डर लिया है किसी एक स्पेसिफिक प्राइस पर, तो बी और सी को वो ऑर्डर मानना पड़ेगा, ठीक है। तो इस केस में जो ए है वो एजेंट है और बी और सी जो है वो प्रिंसिपल है। मेरी बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए बी जो है वो पूरा फाइनेंस देखते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड सारे डिसीजन मेकिंग बी करते हैं। अब बी जो हो गए वो इस केस में एजेंट हो गए और बाकी जो ए और सी हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रिंसिपल हो जाएंगे। तो यहाँ पर एजेंट और प्रिंसिपल का रिलेशनशिप होता है इसमें पार्टनरशिप में। तो यानी ये म्यूचुअल एजेंसी मतलब क्या है, वो चीज़ जिसकी वजह से पार्टनर्स एक दूसरे के साथ बंध जाते हैं। ऑलराइट, अब आते हैं एडवांटेजेस ऑफ पार्टनरशिप। ईजी टू फॉर्म एंड क्लोजर। देखो पार्टनरशिप काइंड ऑफ बिजनेस को स्टार्ट करना कोई बहुत डिफिकल्ट गेम नहीं है। बस दो पार्टनर्स एक कॉमन पर्पस, एक लॉफुल पर्पस के लिए इकट्ठे हो जाएं तो पार्टनरशिप को स्टार्ट किया जा सकता है। और साथ साथ ये इसको ओरल भी स्टार्ट कर सकते हैं और रिटन भी स्टार्ट कर सकते हैं, और जब भी इनको लग रहा है लेकिन बिजनेस बंद करना है तो इसको कभी भी बंद कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में बेटर डिसीजन मेकिंग। सोल प्रोपराइटर के साथ एक प्रॉब्लम ये थी कि सोल प्रोपराइटर अकेला डिसीजन ले रहा था, तो कई बार डिसीजंस अच्छे होते थे, कई बार डिसीजंस गलत हो जाते थे। लेकिन पार्टनरशिप में हम लोगों ने अभी समझा था कि पार्टनरशिप आपस में क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग पार्टिसिपेट मतलब डिवाइड कर लेते हैं। तो इससे क्या होता है, जिसके पास जिस तरह के स्किल्स होते हैं वो उस तरह के डिसीजंस लेना शुरू कर देता है। तो इससे जो डिसीजन मेकिंग क्या होती है, थोड़ी सी और बेटर हो जाती है। मतलब जहाँ हम एक जना डिसीजन ले रहा है वहाँ एक ही चीज़ के लिए 2 या 3 लोग मिलकर डिसीजन ले रहे हैं, तो उससे डिसीजन मेकिंग थोड़ी पहले से ज़्यादा इंप्रूव हो जाती है। थर्ड पॉइंट इज अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स या मोर फंड्स, आपकी बुक में हो सकता है। तो देखो अवेलेबिलिटी ऑफ फंड्स, पार्टनरशिप के पास एक ऑप्शन ये होता है कि ये लोग जब मिलकर पैसा पूल करते हैं तो कंपैरेटिवली सोल प्रोपराइटर से ज़्यादा इन लोगों के पास पैसा होता है ना। इनके पास पैसा ज़्यादा होता है ताकि ये बिजनेस को स्टैब्लिश कर सकें। इसके बाद रिस्क शेयरिंग, ये भी हमने अभी समझा था कि पार्टनर्स ना पहले से ही डिसाइड कर लेते हैं कि वो कितना रिस्क बेयर करेंगे। लेकिन अगर आप सोल प्रोपराइटर से कंपेयर करें तो सोल प्रोपराइटर को अकेले सारी रिस्क बेयर करनी पड़ती है, और यहाँ पर जो रिस्क है ना वो डिवाइड हो जाती है। लोग आपस में पहले से डिसाइड कर लेते हैं कि किस रेशो में प्रॉफिट और रिस्क को डिवाइड करेंगे, ठीक है। सीक्रेसी, ये भी मेरिट है पार्टनरशिप का। देखो पार्टनरशिप फर्म को ना अपने अकाउंट पब्लिश करने कंपलसरी नहीं होते। इनको अपनी जो अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स हैं उसको सबमिट करना कंपलसरी नहीं होता। पब्लिक को बताना ज़रूरी नहीं होता है कि ये लोग कितना पैसा कमा रहे हैं, कैसे कमा रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, तो उसको पब्लिश करना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। इसके बाद पढ़ते हैं हम डिसएडवांटेज ऑफ पार्टनरशिप। तो पहला डिसएडवांटेज है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। अभी हमने समझा था कि पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है। अब इसको एग्जांपल से समझ लेते हैं। जैसे ए बी सी 3 पार्टनर हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कि उन्होंने पहले से डिसाइड कर रखा है कि ये लोग आपस में 33% का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, 33.33, ठीक है, परसेंट का ये लोग आपस में डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, प्रॉफिट का भी और लॉस का भी, ठीक है। अब बिजनेस को कोई बहुत मेजर लॉस हो जाता है और बिजनेस के ऊपर कोई बहुत बड़ा डेट का बर्डन भी बढ़ जाता है, तो ए ने क्या किया, अपने हिस्से का जो भी डेट था वो रीपेमेंट कर दिया, बी ने अपने हिस्से का जो भी डेट था वो रीपेमेंट कर दिया, और सी ने नहीं किया, ठीक है, सी नहीं कर रहा है। तो उस केस में ए और बी तब तक लाइबल रहेंगे जब तक सी अपना पोर्शन पे नहीं कर देता। तो जस्ट इन केस अगर सी भाग गया, डिफ़ॉल्ट कर गया, जब तक सी डिफ़ॉल्ट कर गया तो उस केस में ए और बी भी लीगली बाइंड रहेंगे, लीगली उनको भी लोन का रीपेमेंट करना पड़ेगा, चाहे वो दोनों मिलकर करें या चाहे सी से
उस लोन का रीपेमेंट कराएं। तो कुल मिलाकर अनलिमिटेड लाइबिलिटी मतलब सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड रहती है। इसके बाद लिमिटेड रिसोर्स। सर अभी तो आप कह रहे थे कि मोर रिसोर्सेज मोर फंड्स, और अभी आप कह रहे हो लिमिटेड रिसोर्स। देखो अगर हम इसको कंपेयर करें किसी बड़े बिजनेस से, जैसे कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस से कंपेयर करें, तो इनके पास कोई बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होती। एक तो इन लोगों का खुद का पैसा होता है। मैं आपको एक बात बताऊं, पार्टनरशिप फर्म्स में बेसिकली बैंक्स भी इजीली लोन नहीं देती। अभी हमने पढ़ा था ना कि ये लोग अपने अकाउंट्स पब्लिश नहीं करते, तो अकाउंट्स पब्लिश करते ही नहीं है, पब्लिक को पता होता नहीं है कि ये लोग कहाँ से कैसे पैसे लाए हैं। फिर इनके साथ कॉन्फ्लिक्ट भी बहुत होते हैं, तो इसी वजह से इनके पास कोई बहुत ज़्यादा पैसा आ नहीं पाता है आउटसाइडर्स से। तो इस वजह से लिमिटेड रिसोर्सेज इन लोगों के पास रहती हैं। इसके बाद है पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पार्टनर्स। अब देखो ये बात सही है कि दो पार्टनर्स किसी कॉमन पर्पस की वजह से इकट्ठे हुए हैं, लेकिन कई बार कुछ ओपिनियन डिफरेंसेस हो ही जाते हैं। पार्टनर्स अलग अलग एज ग्रुप के हो सकते हैं, अलग कास्ट के हो सकते हैं, अलग अलग एजुकेशन वाले हो सकते हैं। तो इसमें कई बार उनके थॉट्स और ओपिनियन डिफरेंस आ जाते हैं, जिसकी वजह से पार्टनरशिप में कई बार ब्रीच भी हो जाती है, पार्टनरशिप बीच में डिसॉल्व भी करनी पड़ती है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। अब देखो यही प्रॉब्लम है कि एक देखो यहाँ पर एक प्रॉब्लम तो ये हो गई कि इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर देखो पार्टनरशिप फर्म भी जो है ना वो कभी भी बंद हो सकती है। जैसे एक पार्टनर की डेथ हो गई, दूसरा उसको हैंडल नहीं कर पा रहा, कोई जो बहुत स्मार्ट पार्टनर था वो रिटायरमेंट चाह रहा है, या कोई एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया और लोग उसको कंटिन्यू नहीं करना चाह रहे, तो देखो बिजनेस कभी भी बंद करना पड़ता है इन लोगों को। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी के चांसेस नहीं रहते। बट हाँ, सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा कंटिन्यूटी के चांसेस पार्टनरशिप में रहते हैं। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, एज आई टोल्ड यू कि ये लोग अपने अकाउंट्स जो हैं वो पब्लिश नहीं करते। जनरल पब्लिक को नहीं पता होता कि ये लोग पैसा कहाँ से लाए हैं, इनके पास बिजनेस के क्या क्या सोर्सेज हैं, ये लोग फंड्स कहाँ से रेस करते हैं। मतलब एक्चुअल में इनके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स जनरल पब्लिक को पता ही नहीं होती। तो इसलिए जनरल पब्लिक पार्टनरशिप काइंड ऑफ बिजनेस में ईजिली ट्रस्ट नहीं करती। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। आपकी बुक में आपको मिल गया होगा। तो टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू वेज, ड्यूरेशन और लाइबिलिटी। पहला हम लोग पढ़ लेते हैं ड्यूरेशन। तो ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स, पार्टनरशिप एट विल, पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म एज वेल एज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो सबसे पहला है पार्टनरशिप एट विल। पार्टनरशिप एट विल में क्या होता है, जैसे ABC 3 पार्टनर्स हैं, तो जब ये पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म कर रहे थे तो उन्होंने पहले से ही डिसाइड नहीं किया था ये बिजनेस को कब बंद करेंगे या पार्टनरशिप फर्म को कब डिसॉल्व करेंगे। इन लोगों ने अपने म्यूचुअल कंसेंट पर छोड़ रखा है कि जब तक इन लोगों का मन करेगा एक दूसरे के साथ, जब तक ये लोग बिजनेस चला पाएंगे तब तक ये लोग चलाएंगे, और फिर फर्दर एक नोटिस देंगे एक दूसरे को और इस बिजनेस को बंद कर देंगे। तो पार्टनरशिप एट विल मतलब वो पार्टनरशिप है जिसमें कि बिजनेस तब तक चलेगा जब तक पार्टनर्स की विल है, इच्छा है। ठीक है, इसके बाद आता है पार्टनरशिप फॉर फिक्स टर्म। यहाँ पर पहले से ही डिसाइड होता है कि पार्टनरशिप फर्म हम कितने साल के लिए कर रहे हैं, 10 साल के लिए कर रहे हैं, 15 साल के लिए कर रहे हैं, 20 साल के लिए कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो टेन्योर है जो पहले से ही डिसाइड हो जाता है। थर्ड पार्टनरशिप इज पर्टिकुलर पार्टनरशिप। तो देखो पर्टिकुलर पार्टनरशिप में बेसिकली क्या है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप है जहाँ पर एक पार्टनरशिप किसी एक बेसिक पर्पस के लिए होती है। जब तक वो पर्पस सॉल्व होता रहेगा तब तक वो पार्टनर्स रहेंगे, और जहाँ वो पर्पस खत्म हो जाएगा तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी। जैसे ABC 3 बिजनेसमैन पार्टनर्स बने, उनका कॉमन पर्पस था एक मॉल को कंस्ट्रक्ट करना। ठीक है, उन तीनों पार्टनर्स ने मिलकर एक मॉल कंस्ट्रक्ट किया। मॉल कंस्ट्रक्ट होने के बाद सारी एसेट्स को बेच दिया और पार्टनरशिप बंद हो गई। तो एक सर्टेन पर्पस के लिए लोग इकट्ठे होते हैं, जैसे ही वो पर्पस खत्म हो जाता है वो ये पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी। तो ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी दो तरह की पार्टनरशिप होती है, एक जनरल पार्टनरशिप होती है, एक लिमिटेड पार्टनरशिप होती है। जनरल पार्टनरशिप मतलब जहाँ पर सारे पार्टनर्स की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, यानी ABC 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की ही लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। और लिमिटेड पार्टनरशिप कौन सी होती है, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप या लिमिटेड पार्टनरशिप वो पार्टनरशिप होती है जिसमें कि हम किसी भी एक पार्टनर की या किसी भी पार्टनर की लाइबिलिटी को लिमिटेड कर सकते हैं। अब जैसे ABC 3 पार्टनर हैं, उन्होंने एक नया पार्टनर ऐड किया D। तो D पार्टनर ऐड होते समय उसने सिंपल सा कहा कि भाई देखो मैं पार्टनर तो बन जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ लॉस का 20% ही बेयर करूंगा, मैं प्रॉफिट का भी 20% बेयर करूंगा और लॉस का भी 20% बेयर करूंगा। तो यहाँ पर जो D पार्टनर हैं वो क्या हो जाएंगे, लिमिटेड पार्टनर हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर लिमिटेड पार्टनर वो पार्टनर होते हैं जिनकी प्रॉफिट और लॉस के रेशो को हम पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं, यानी इसके ऊपर इनको लाइबिलिटी बेयर
नहीं करनी। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या सर एक पार्टनरशिप में एक से ज़्यादा लोग भी लिमिटेड पार्टनरशिप कर सकते हैं? तो आंसर इज यस। अगर ABCD 4 पार्टनर हैं तो किसी एक पार्टनर को एटलीस्ट अनलिमिटेड होना पड़ेगा, बाकी सारे पार्टनर्स लिमिटेड हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं, जैसे कि लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप को रजिस्टर करना कंपलसरी होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप में जो लिमिटेड लाइबिलिटी वाले होते हैं वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। अब आता है टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। तो टाइप्स ऑफ पार्टनर में देखिए, एक पार्टनर है एक्टिव पार्टनर है। तो एक्टिव पार्टनर मतलब वो जो कैपिटल भी कॉन्ट्रीब्यूट करेगा, जो प्रॉफिट एंड लॉस भी बेयर करेगा, जो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी करेगा और जिसकी लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी। दिस इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनरशिप। इसके बाद आता है स्लीपिंग और डॉर्मेंट पार्टनर। अब स्लीपिंग एंड डॉर्मेंट पार्टनर कौन से पार्टनर हैं? ये वो पार्टनर हैं जिसमें कि पार्टनर जो होते हैं वो कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस बेयर करेंगे और इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड होगी, बट बस ये डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते। मतलब एक्टिव पार्टनर जैसे ही होते हैं, बस एक फीचर इनके पास नहीं होता, दैट इज कि वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। डे टू डे ऑपरेशंस में तो कर लेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा डिसीजन मेकिंग में इनका पार्टिसिपेशन नहीं होता। इसके बाद आता है सीक्रेट पार्टनर। तो देखो, सीक्रेट पार्टनर जैसे कि नेम सजेस्ट कर रहा है, ये वो पार्टनर होते हैं जिनकी आइडेंटिटी जनरल पब्लिक को नहीं पता होती। ये होते तो एक्टिव पार्टनर जैसे ही हैं, यानी ये प्रॉफिट लॉस भी बेयर करेंगे, कैपिटल भी कंट्रीब्यूट करेंगे, डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी करेंगे, बट इनकी आइडेंटिटी क्या जनरल पब्लिक को पता नहीं होता। तो देखो, बहुत सारे बिजनेस ऐसे होते हैं ना जिसमें कि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ और बहुत सारे पॉलिटिशियंस पैसा लगाते हैं, बट वो ये नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी जनरल पब्लिक को पता चले, तो इस तरह वो बन जाते हैं सीक्रेट पार्टनर। फोर्थ पॉइंट इज नॉमिनल पार्टनर। नॉमिनल पार्टनर कौन से पार्टनर होते हैं? नॉमिनल पार्टनर एक्चुअली पार्टनर, रियल पार्टनर तो नहीं होते, एक्टिव पार्टनर नहीं होते, बस बिजनेस में अपना नेम देते हैं, अपनी गुडविल देते हैं, अपनी रेपुटेशन देते हैं और उनकी रेपुटेशन से बिजनेस को फ़ायदा हो जाता है। अब जैसे इसके दो एग्जाम्पल्स हैं, नॉमिनल पार्टनर्स बाय एस्टोपेल और नॉमिनल पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब देखो, सिंपल से आपको दो एग्जाम्पल बताते हैं। ABC तीन पार्टनर्स हैं, इन्होंने एक पार्टनर नया ऐड किया है डी ने कहा मैं आपका पार्टनर तो बन जाऊंगा, लेकिन ठीक है, मेरे नाम का यूज़ आप तभी करोगे जब ज़रूरत पड़े, और अगर कोई पूछता है आपसे कि मैं आपका पार्टनर हूँ, मैं बोल दूंगा कि मैं आपका पार्टनर हूँ, बट जब ज़रूरत ना पड़े तो आप मेरे नाम का इस्तेमाल मत करना। दूसरे केस में डी पार्टनर है और वो कहता है ओके, आई एम रेडी टू गिव माई नेम। आपको जब भी और जहाँ भी मेरे नाम का इस्तेमाल करना है, आप मेरे नाम का इस्तेमाल कर सकते हो और मेरे नाम से आपको जो भी प्रॉफिट होते हैं वो आप इन्जॉय कर सकते हो। तो एक तो होता है इनमें से पार्टनर बाय एस्टोपेल और एक होता है पार्टनर्स बाय होल्डिंग आउट। अब आप लोग मुझे बताओगे कमेंट में लिखकर कि कौन सा वाला पार्टनर एस्टोपेल है और कौन सा वाला पार्टनर होल्डिंग आउट है। ठीक है, नेक्स्ट आता है माइनर पार्टनर। देखो, कुछ बार ऐसे कभी कुछ ऐसे केसेस हो जाते हैं जिस केस में हमें माइनर पार्टनर को बिजनेस का पार्ट बनाना पड़ता है। जैसे ABCD 4 पार्टनर हैं। अब डी जो है वो डेथ हो गई डी की, उस केस में डी का जो नॉमिनी है वो उसका बेटा है जो अभी 17 ईयर्स का है। तो अभी 17 ईयर्स के बेटे को आप पार्टनर तो बना नहीं सकते क्योंकि वो अभी तो बिजनेस तो चला नहीं पाएगा। तो उस केस में आप उसको एज ए माइनर पार्टनर आप उसको ऐड कर सकते हो, है ना। माइनर पार्टनर होते क्या है? माइनर पार्टनर बेसिकली वो पार्टनर होते हैं जिनको आप प्रॉफिट दोगे लेकिन लॉस नहीं दोगे। वो डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, एक बार ये 18 साल से बड़े हो जाएंगे तो उन्हें पब्लिक में नोटिस निकालना पड़ेगा और उसके बाद जैसे नोटिस निकाल देंगे ये लोग, तो उसके बाद ये इस बिज़नेस के फुल फ्लेज्ड पार्टनर हो जाएंगे। अच्छा, उसमें ये भी होगा 18 साल के बाद ये मना भी कर सकते हैं, मतलब एक नोटिस निकाल सकते हैं और इसमें कह सकते हैं कि आई एम नॉट विलिंग टू बी अ पार्ट ऑफ योर बिजनेस फर्म। तो पार्टनरशिप डिसॉल्व भी हो सकती है यहाँ पर, है ना। तो अगर वो उसका पार्टनर बनना चाह रहे हैं किसी फर्म का तो ये पार्टनर बन जाते हैं, ठीक है। और उस केस में फिर इनकी लाइबिलिटी भी अनलिमिटेड हो जाती है। अब आते हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड क्या होती है? देखो, पार्टनरशिप डीड वो अग्रीमेंट है जो पार्टनर्स के बीच में होता है। ये लोग पहले से एक अग्रीमेंट कर लेते हैं ताकि उनके बीच में फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम्स ना आए, कोई डिस्प्यूट्स ना आए। तो एक रिटन अग्रीमेंट है जिसके थ्रू पार्टनर्स अपनी सारी प्रॉब्लम्स को पहले से ही ऑन पेपर डिसाइड कर लेते हैं और इस अग्रीमेंट को हम कहते हैं पार्टनरशिप डीड। अब पार्टनरशिप डीड में कौन कौन से पॉइंट्स डिस्कस होते हैं लोग पहले से ही लिख लेते हैं, जैसे कि नेम ऑफ पार्टनरशिप फर्म, एड्रेस क्या होगा, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होंगे, नया पार्टनर कैसे आएगा, पुराना कैसे जाएगा, ठीक है। अगर फर्म डिसॉल्व होगी, डिसोल्यूशन होगा तो वो कैसे होगा, ठीक है। अगर कोई लिमिटेड पार्टनर है तो उसकी मतलब इफ़ द पार्टनर इज़ लिमिटेड पीरियड तो उसके गोल्स क्या होंगे, है ना। कितने पार्टनर्स कौन से कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेंगे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे होगा। अगर एक पार्टनर ने फंड्स
अगर एक पार्टनर ने बिज़नेस को एक्स्ट्रा कैपिटल दिया है तो वो कितना % इंटरेस्ट चार्ज कर पाएगा। अगर कोई पार्टनर्स बिज़नेस में से पैसा विड्रॉ कर रहा है यानी ड्राइंग कर रहा है तो उस पर से बिज़नेस फर्म उससे कितना इंटरेस्ट चार्ज करेगी। अगर ये सैलरी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे तो सैलरी और कमीशन कितना होगा, अकाउंट कैसे प्रिपेयर होगा, ऑडिटिंग कैसे होगी, और अगर उनके बीच में कोई डिस्प्यूट है तो उस डिस्प्यूट को कैसे रिजॉल्व करेंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट सम पॉइंट्स विच दे कवर इन पार्टनरशिप डीड। अब लास्ट टॉपिक है इस वीडियो का जिसमें हम ये समझते हैं कि पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर कैसे किया जाता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फर्म को रजिस्टर करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप लोग क्या करते हो, एक पार्टनरशिप डीड लिखते हो। सबसे पहले आप जाते हो रजिस्ट्रार के पास, जहाँ पर आप एक एप्लीकेशन फॉर्म भरते हो जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन देते हो, जैसे कि फर्म कहाँ पर इस्टेब्लिश है, फर्म की और ब्रांचेस कहाँ कहाँ पर हैं, पार्टनर्स ने कब ज्वाइन किया था उस फर्म को, वो किस तरह की पार्टनरशिप कर रहे हैं, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कर रहे हैं या फिर जनरल पार्टनरशिप कर रहे हैं, फिर बिज़नेस की ड्यूरेशन क्या है, मतलब पार्टनरशिप एट विल है, पर्टिकुलर पार्टनरशिप है या फिक्स पीरियड पार्टनरशिप है। ये सारी इन्फॉर्मेशन ये लोग दे देते हैं रजिस्ट्रार को। रजिस्ट्रार सारी इन्फॉर्मेशन को स्क्रूटनी करता है, चेक करता है, सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के बाद रजिस्ट्रार जो उनको है उनके बिज़नेस को रजिस्टर कर देता है। दिस इज़ द प्रोसीजर ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ऑलराइट, तो ये वीडियो आपको कैसा लगा ये आप मुझे बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो गिव मी अ थम्स अप। आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम लोग साथ मिलकर के इतनी ईजी लैंग्वेज में बिजनेस स्टडीज़ पढ़ सकें।